हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिगो कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी ट्रिगो पढ़ाया गया है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ट्रायंगल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो नया चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आप लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, कुछ कुछ थ्योरम है उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो जनरली ट्रायंगल क्लास 10th में जो पढ़ना है वो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ना था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलर ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में अंतर क्या होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि मेरे पास दो वर्ड है, एक है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, दूसरा है सिमिलर। एक है कॉन्ग्रुएंस, दूसरा है सिमिलर। तो दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट को, दो वस्तु को हम उस समय कहते हैं कि वे आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, जब एक वस्तु को उठाकर दूसरे वस्तु पर रखें तो पहला वस्तु दूसरे वस्तु को पूरी तरह से कवर कर ले। ठीक है, पूरी तरह से कवर कर ले। जैसे ट्रायंगल के केस में क्लास 9th में पढ़ना था कि दो ट्रायंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। एक ट्रायंगल मान लो मेरे पास है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है मान लो मेरे पास DEF। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में कब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब राम श्याम, ठीक है, सीता गीता, जो दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, उनका आकार भी शेप और साइज जो है वो सेम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जहाँ, ठीक है, जिनके शेप भी दोनों के सेम हो। ठीक है, दोनों का आकार भी सेम हो और साइज जो है वह भी सेम हो, तब उन दो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कहते हैं कि वे दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो गया, सेम शेप सेम साइज। और कॉन्ग्रुएंट के केस में एक ऑब्जेक्ट को उठाकर यदि दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखा जाए तो वह कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये पढ़ना था क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है। कब कहेंगे कि ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसी समय कहेंगे जब हम फर्स्ट ट्रायंगल को उठाकर सेकेंड ट्रायंगल पर रखें तो वर्टेक्स A जो है वर्टेक्स B को कोइंसाइड कर ले। ठीक है, वर्टेक्स B जो है वर्टेक्स E पर फॉल करें, वर्टेक्स C जो है वर्टेक्स H पर फॉल करें। AB साइड DE को कवर कर ले, कम्प्लीटली कवर कर ले। BC साइड EF को कम्प्लीटली कवर कर ले। AC साइड DF को कम्प्लीटली कवर कर ले। कहने का मतलब है कि फिगर 1 जो है वो फिगर 2 को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, तब उस केस में कहेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यदि कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता है ट्रायंगल ABC का कोई एक साइड, ठीक है, एक साइड ट्रायंगल DEF के किसी एक साइड के बराबर नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का अर्थ ही निकलता है कि सेम शेप और सेम साइज। ठीक है, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तभी कहेंगे कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो ये था कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे मान लो ये मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, ये 2 कॉइन है। यदि हम, ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकेंड कॉइन है, ठीक है। यदि हम फर्स्ट कॉइन को उठाकर सेकेंड कॉइन पर रखते हैं तो फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन को कम्प्लीटली कवर कर ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉइन सेकेंड कॉइन को कम्प्लीटली कवर कर ले रहा है। आप लोग को सामने से केवल एक ही कॉइन दिख रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इस कॉइन के पीछे एक और कॉइन भी है, ठीक है। क्योंकि पहला वाला कॉइन जो है दूसरे वाले कॉइन को कम्प्लीटली कवर कर ले रहा है, कम्प्लीटली कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब एक फिगर, ठीक है, एक वस्तु, एक फिगर, एक वस्तु एक दूसरे को यदि कम्प्लीटली कवर कर लेता है तो कहते हैं कि वे दोनों वस्तु या वे दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब राम श्याम सीता गीता, जो दिखने में भी एक जैसे हैं और उनका आकार भी एक जैसा है, ठीक है, उनका आकार भी एक जैसा है। जैसे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए क्योंकि दिखने में भी एक जैसे हैं। दोनों का शेप जो है वो सर्कुलर है, दोनों का शेप जो है वो सर्कुलर है और दोनों का साइज भी एक जैसा है। साइज एक जैसा है तभी एक कॉइन को उठाकर दूसरे कॉइन पर रखते हैं तो कम्प्लीटली कवर कर लेता है, ठीक है, कम्प्लीटली कवर कर लेता है। तो कॉन्ग्रुएंट दो ज्योमेट्रिकल फिगर या दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु या दो कुछ भी, ठीक है, कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो कंडीशन है सेम शेप और सेम साइज। यदि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तभी कोई दो वस्तु या दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। क्लास 10th में पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो है वो क्लास 9th में पढ़ना था, तो इससे कुछ रिलेटेड था, मिला जुला था, इसलिए इसको हम डिस्कस किए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम शेप सेम साइज। अब देखते हैं सिमिलर। सिमिलर मतलब होता है सेम शेप बट नॉट सेम साइज, ठीक है, नॉट सेम साइज। वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, जो दिखने में तो एक जैसे हों, दिखने में एक जैसे हों, लेकिन उसका साइज जो है वह एक जैसा नहीं है, उसका साइज एक जैसा नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो कि एक मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल XYZ। क्या ट्रायंगल PQR को कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR ट्रायंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट है? क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR ट्रायंगल XYZ का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि हम ट्रायंगल PQR को उठाकर ट्रायंगल XYZ पर रखें, ठीक है, तो कभी भी PQ साइड XY साइड को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, QR साइड YZ को कवर नहीं कर पाएगा, PR साइड XZ को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का जो शेप है वो सेम है, ठीक है, दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप जो है वो सेम है। कैसा शेप है? तो दोनों का शेप ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, दोनों का शेप ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन साइज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। PQ का लेंथ कम है, XY का लेंथ ज़्यादा है, QR लेंथ कम है, YZ लेंथ ज़्यादा है, PR लेंथ कम है, XZ लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी ट्रायंगल PQR ट्रायंगल XYZ को कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों का जो शेप है और दोनों का जो साइज है, दोनों का जो साइज है वो अलग अलग है, ठीक है, वो अलग अलग है। तो जब एक ज्योमेट्रिकल फिगर या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता है, ठीक है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, दिखने में दोनों एक जैसे हैं,
लेकिन एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता है। जब एक को दूसरे पर उठाकर रखते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि वे दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर या वे दोनों वस्तु, वे दोनों ऑब्जेक्ट या वे दोनों कुछ भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, समझा है ना। तो जैसे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट को दिखाने के लिए, कॉन्ग्रुएंस को दिखाने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है। यदि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, कि ट्रायंगल, ये सिंबल बता रहा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो यदि कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तब इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि ट्रायंगल PQR ट्रायंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्योंकि यदि हम ट्रायंगल PQR को उठाकर XYZ पर रखेंगे तो पहला जो फिगर है वो दूसरे फिगर को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता है, इसीलिए ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों का शेप जो है वो सेम है लेकिन साइज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, सिमिलर कब कहेंगे? शेप जो है वो सेम है लेकिन साइज जो है वह एक जैसा नहीं है। ठीक है, एक जैसा नहीं है तभी कहेंगे कि वे दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी को दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट या दो ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो किस साइन के थ्रू हम शो करेंगे? तो इस साइन का यूज करेंगे दिखाने के लिए कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ समझते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास दो कॉइन है। ठीक है, ये मेरे पास दो कॉइन है, दोनों का शेप एक जैसा है। ठीक है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों का शेप सर्कुलर शेप है। ठीक है, दोनों का शेप सर्कुलर शेप है। अब सोचो इस 5 रुपीज़ के कॉइन को यदि हम ये पहले कॉइन को दूसरे कॉइन के ऊपर रखते हैं तो क्या कम्प्लीटली कवर कर पा रहा है? क्या कम्प्लीटली कवर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमको साफ साफ आगे से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दो कॉइन्स हैं। ठीक है, दो कॉइन्स हैं क्योंकि पहला वाला जो 5 रुपीज़ का कॉइन्स है वो पीछे वाले कॉइन को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पहला वाला जो आगे वाला जो कॉइन है वो पीछे वाले कॉइन को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में कहेंगे कि ये दोनों कॉइन्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? क्योंकि दोनों का शेप जो है, ठीक है, एक जैसा है लेकिन दोनों का साइज जो है वो अलग अलग है। ठीक है, साइज जो है वो अलग अलग है। तो जब शेप एक जैसा हो लेकिन साइज अलग अलग हो तब कहते हैं कि वे दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर या वे दोनों ऑब्जेक्ट या वे दोनों कुछ भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, न कि कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉइन्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं और ये दोनों कॉइन, दोनों 5 रुपीज़ कॉइन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों कॉइन्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों कॉइन्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अंतर दोनों में पता चल गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल में दोनों दिखने में एक जैसे हो लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। यदि हम एक को उठाकर दूसरे पर रखें तो कम्प्लीटली कवर ना कर पाए। ठीक है, एक को उठाकर दूसरे पर रखें तो कम्प्लीटली कवर ना कर पाए, तब कहते हैं कि वे दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग थ्योरी पर आते हैं कि कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल्स, क्या कंडीशन है
दो ट्रायंगल्स कब एक दूसरे के सिमिलर कहे जाएंगे, कंडीशन क्या है। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं पहले। जैसे क्लास 9th में जब कॉन्ग्रुएंस आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ भी कुछ कंडीशन था कि कब दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, कब दो ट्रायंगल्स को हम कहेंगे कि वे दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यदि कोई दो ट्रायंगल्स इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब कहेंगे कि वह दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा मेरे पास ट्रायंगल है PQR। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर होने के लिए हमको फर्स्ट में चाहिए कि दोनों ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ऊपर वाले एंगल के बराबर हो जाए, बाएं वाला एंगल बाएं वाले एंगल के बराबर हो जाए, दाएं वाला एंगल दाएं वाले एंगल के बराबर हो जाए। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ऊपर का ऊपर, नीचे वाला नीचे, बाएं वाला बाएं के साथ, दाएं वाला दाएं के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट में यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है, या यदि हम दिखाना चाहते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल A जो है वह एंगल P के बराबर होना चाहिए, एंगल A जो है वह एंगल P के बराबर होना चाहिए। दूसरा, बाएं वाला एंगल बाएं वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दाएं वाला जो एंगल है वो दाएं वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट कंडीशन किस चीज़ के लिए, दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर होने के लिए। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर होने के लिए ये पहला कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर कहेंगे। यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में हम नहीं कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी होने के लिए दोनों के दोनों कंडीशन जो है वो फॉलो होने चाहिए, दोनों के दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। किसी एक कंडीशन से हम कभी भी नहीं कर सकते हैं कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर या दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन में है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी का इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो ए बी का पी क्यू साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि लेफ्ट वाले के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। नीचे वाला साइड नीचे वाले साइड के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। दाएं वाला साइड दाएं वाले साइड के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब लेफ्ट का लेफ्ट, ठीक है, राइट वाला राइट वाले के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। ठीक है, तो ए बी का इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्डिंग? तो पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग। बी सी का इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्डिंग? क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग। ए सी का इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्डिंग? पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इसका अर्थ यह है कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, या तो पहले ट्रायंगल ए बी सी के साइड को ऊपर लिखें या ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड के ऊपर साइड को ऊपर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना, यदि हम स्टार्टिंग में ट्रायंगल ए बी सी के साइड को न्यूमरेटर में लिखे हैं, तब हर जगह पर ट्रायंगल ए बी सी का साइड ही न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। ठीक है, यदि हर बार ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड को न्यूमरेटर में लिखे हैं, तो हर जगह हम क्या करेंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड को ही न्यूमरेटर में रखेंगे। अब ट्रायंगल ए बी सी के साइड को न्यूमरेटर में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी के साइड को न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड को डिनोमिनेटर में रखते हैं। साइड्स का रेशियो जब फाइंड करते हैं तब। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके? बी सी अपॉन क्यू आर के। यह भी बराबर होना चाहिए किसके? ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ए बी साइड और पी क्यू साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए किसके? बी सी साइड और क्यू आर साइड के रेशियो के। वो भी बराबर होने चाहिए किसके? ए सी साइड और पी आर साइड के रेशियो के। या तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर लिखो, या इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? पी क्यू, पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड को लिख दें। पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड? ए बी बराबर है क्यू आर साइड का इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्डिंग? बी सी बराबर है पी आर साइड का इस ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉरेस्पॉन्डिंग? ए सी अपॉन ए सी, या तो ऐसे लिखो। ठीक है, दोनों सही है, बशर्ते देखना है कि हमको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर देना कि ए बी अपॉन क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ए बी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर तो है नहीं, ए बी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर है, और ए सी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसी दूसरे साइड के रेशियो के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी अपॉन क्यू आर यदि बराबर है बी सी अपॉन पी आर के, ठीक है, तब नहीं कहेंगे कि ट्रायंगल्स का ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही बराबर होना चाहिए, किसी दूसरे साइड्स के साथ रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि किसी ट्रायंगल में ये दोनों कंडीशन फॉलो होते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं,
तब कहते हैं कि ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। यदि यह दोनों कंडीशन यदि यह दोनों ट्रायंगल फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इसके बाद कब कहेंगे कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर, या आप लोगों को क्लास 10th में केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो यदि यह दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी कहेंगे कि वे दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। सिमिलर का अर्थ समझ में आ गया होगा, सेम शेप बट नॉट सेम साइज। कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ में आ गया होगा, सेम शेप, ठीक है, और सेम साइज। एक ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखते हैं तो यदि पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेता है तब कहेंगे कि वे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि पहले वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर रखते हैं और पहला वाला ऑब्जेक्ट दिखने में दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के जैसा ही है, लेकिन पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता, तब कहते हैं कि वे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, ना कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ रिजल्ट है सिमिलर ट्रायंगल पर, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम एक है। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिमिलर ट्रायंगल के रिजल्ट पर एक थ्योरम फाइंड किया। ठीक है, थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिमिलर ट्रायंगल के रिजल्ट पर एक थ्योरम फॉर्म किया। उन्हीं के नाम पर उस थ्योरम का नाम रख दिया गया। ठीक है, इसलिए उस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को ही हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थेल्स ने कहा, इफ a line is drawn parallel to one side of triangle if a line is drawn parallel to one side of triangle then intersect other two sides at distinct point, then intersect other two sides at distinct point. At distinct point, ठीक है, and divide other two sides in the same ratio, and divide other two sides in the same ratio.
इन द सेम रेशियो, ये है थेल्स का कहना। ठीक है, थेल्स ने क्या कहा, थेल्स ने कहा कि यदि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, यदि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ट्रायंगल ABC। थेल्स का कहना है, ठीक है, ऐसा मेरा नहीं, थेल्स का कहना है, ठीक है, थेल्स का कहना है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अलोंग यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मान लो कि BC साइड के अलोंग हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पैरेलल लाइन को हम नाम दे देते हैं DE। तो DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। थेल्स ने क्या कहा, थेल्स ने कहा कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अलोंग यदि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, कर भी रहा है। AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वह जो लाइन है, ठीक है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में भी डिवाइड करेगा, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में भी डिवाइड करेगा। तो उनका कहना था कि AB, ठीक है, ये जो लाइन है वो AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AD और BD में डिवाइड कर रहा है, AC को AE और EC में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो थेल्स का ऐसा कहना था कि वह जो लाइन है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि AD अपॉन BD जो है वो AE अपॉन CE के बराबर होगा, ठीक है। AD अपॉन BD जो है AE अपॉन CE के बराबर होगा, ऐसा थेल्स का कहना है, ठीक है, ऐसा थेल्स का कहना है। इसी स्टेटमेंट को, थेल्स के इसी स्टेटमेंट को, ठीक है, थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाने लगा। क्यों जाना जाने लगा? क्योंकि इस स्टेटमेंट को थेल्स ने दिया था, ठीक है। यदि इस स्टेटमेंट को आप लोग देते तो आप लोग के नाम से जाना जाता, ठीक है। यदि हम देते तो हमारे नाम से जाना जाता। तो थेल्स की जगह पे यहाँ पे रंजन लग जाता, ठीक है, रंजन थ्योरम लग जाता, ठीक है। तो थेल्स हमसे पहले आ गए, उन्होंने पहले स्टेटमेंट को दे दिया, इसलिए इस स्टेटमेंट का नाम पड़ गया थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब समझते हैं, एक बार और समझते हैं कि थेल्स थ्योरम कहते किसको हैं, या थेल्स ने क्या कहा। थेल्स ने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अलोंग यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में भी डिवाइड करेगा। तो ये है थेल्स का कहना, ये है थेल्स का कहना कि AD अपॉन BD जो है AE अपॉन CE के बराबर होगा। तो क्या थेल्स ने कहा हम मान लेंगे, ठीक है। थेल्स ने कहा कि AD अपॉन BD का रेशियो AE अपॉन CE के बराबर होगा, तो क्या हम मान लेंगे? कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो हम क्यों माने, है ना। हम कहें कि भाई हम क्यों माने इस स्टेटमेंट को, हम क्यों माने, आप हमको प्रूफ करके दिखाइए, तभी हम मानेंगे। जब तक आप प्रूफ नहीं करते कि AD अपॉन BD का रेशियो AE अपॉन CE के रेशियो के बराबर है, तब तक हम नहीं मानेंगे। और हम क्यों माने, ठीक है, कुछ सबूत दीजिए तब तो मानेंगे। तब थेल्स ने इस थ्योरम को प्रूफ किया, थेल्स ने थ्योरम को प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि थेल्स ने थ्योरम को कैसे प्रूफ किया। जब तक कोई स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं किया जाता तब तक वह स्टेटमेंट थ्योरम नहीं बनता। अभी यह थ्योरम नहीं है, अभी यह स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हम थेल्स के थ्योरम को प्रूफ नहीं किए हैं। तो जब तक किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ नहीं किया जा सकता और नहीं किया गया है, तब तक वो स्टेटमेंट
थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो थ्योरम होने के लिए उस स्टेटमेंट का प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है, उस स्टेटमेंट का प्रूफ होना जरूरी है। तो थेल्स ने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाया। कैसे दिखाया तो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कैसे थेल्स ने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ किया। तो थेल्स ने क्या किया, थेल्स एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, थेल्स ने एक ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दिया। हम अपने अनुसार नाम देते हैं क्योंकि अब थेल्स तो है नहीं, ठीक है, तो हम नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। थेल्स ने अपने स्टेटमेंट के अनुसार एक ट्रायंगल ए बी सी के किसी एक साइड के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो हम बी सी साइड के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस पैरेलल लाइन का नाम देते हैं डी ई, ठीक है, डी ई। इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो थेल्स ने क्या किया, तो थेल्स ने क्या कहा कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मेरे पास क्या है डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, मेरे पास क्या है डी ई पैरेलल बी सी। तो जो भी गिवन था उन्होंने लिख दिया कि मेरे पास इतना चीज़ गिवन है कि हमने जो है डी ई को बी सी के पैरेलल में ड्रॉ किया है, ठीक है, हमने डी ई को बी सी के पैरेलल में ड्रॉ किया है और जो भी चीज़ प्रूफ करना था उसको अलग लिख दिया गया। जिसको प्रूफ किया जाता है उसको टू प्रूफ में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना था थेल्स को, तो थेल्स को प्रूफ करना था कि ए बी बटा में बी डी का जो रेशियो है ए ई बटा में सी ई के रेशियो के बराबर है, ठीक है, यही थेल्स को प्रूफ करना था। तो थेल्स ने इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन किया, थेल्स ने इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो उन्होंने बी को ई से ज्वाइन कर दिया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, डी को सी से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद पॉइंट ई से, ठीक है, उन्होंने ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। पॉइंट ई से ए बी साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। पॉइंट डी से ए सी साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और इसको नाम कुछ भी दे देते हैं, ई एम दे देते हैं और इसको डी एन दे देते हैं, ठीक है। थेल्स ने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या कहा उन्होंने कहा कि हम बी को ई से ज्वाइन कर देंगे। उन्होंने कहा कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ठीक है, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। इसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने किया, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है, डी एन को ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, डी एन को ए सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड ई एम परपेंडिकुलर ए बी, ई एम परपेंडिकुलर ए बी। तो थ्योरम प्रूफ करने से पहले थेल्स ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये किया, बीई को ज्वाइन कर दिया, सीडी को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद डीएन जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एसी साइड पर डीएन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एबी साइड पर ईएन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
इसके बाद थेल्स प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ किया। तो जब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रूफ में लिखते हैं, ठीक है। जब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रूफ में लिखते हैं। तो पहले जो भी गिवन होगा उसको लिख देंगे, इसके बाद जो हमको प्रूफ करना है उसको लिखेंगे टू प्रूफ। इसके बाद यदि कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है तब कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब प्रूफ करने जाते हैं तब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम सारे चीज़ जो भी हमको प्रूफ करने में लगेगा उस सारे चीज़ को प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि थेल्स कैसे इस थ्योरम को प्रूफ किए हैं। तो उन्होंने इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यदि यहाँ मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और वर्टेक्स ए से एक साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जिस साइड पर एल्टीट्यूड या हाइट फॉल करता है वही साइड बेस होता है। तो बीसी साइड पर एल्टीट्यूड ए डी फॉल कर रहा है तो बीसी बेस होगा, बीसी बेस होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा? हाफ बेस क्या हो जाएगा? बीसी। क्यों बीसी? क्योंकि एल्टीट्यूड ए डी जो है वो बीसी साइड पर फॉल कर रहा है, इसीलिए बेस बीसी, ठीक है, और एल्टीट्यूड ए डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो कि मेरे पास ट्रायंगल इस तरह का है, इस ट्रायंगल का नाम भी ए बी सी है, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है ट्रायंगल के बाहर में। यदि हम बी को एक्सटेंड करें तब ए डी एल्टीट्यूड को बी सी साइड मीट कर पा रहा है, मीट मतलब मिल पा रहा है, ठीक है। तो यदि बी सी को एक्सटेंड करें तब ए डी को जाकर मिल रहा है। तो इस केस में ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर में ही हो, एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। बशर्ते यह ध्यान पर रखना है कि उस ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से वो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए डी जो है ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया है, भले ही ए डी एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर में है, भले ही ए डी एल्टीट्यूड ट्रायंगल ए बी सी के बाहर में है, ठीक है, बाहर में है, लेकिन ए डी एल्टीट्यूड जो है इस ट्रायंगल का ही एल्टीट्यूड कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड ट्रायंगल ए बी सी के किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है, किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इसीलिए ए डी एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का ही एल्टीट्यूड कहा जाएगा। तो याद रखना कि एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। यदि बाहर एल्टीट्यूड है तो यह ध्यान रखना कि वह एल्टीट्यूड उस ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है कि नहीं, ठीक है। यदि ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है तभी वह एल्टीट्यूड उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होगा, अदरवाइज एल्टीट्यूड उस ट्रायंगल का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए डी एल्टीट्यूड जो है, ए डी एल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया गया है, इसीलिए ए डी जो है ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड है। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा साइड लेंगे? तो बेस ए डी जो है जब बी सी को एक्सटेंड कर रहे हैं तब ए डी के साथ जाकर मिल रहा है, ठीक है, तब ए डी के साथ जाकर मिल रहा है। तो ए डी के अपोजिट में कौन सा साइड फॉल कर रहा है? कौन सा साइड है? बी सी साइड है। तो बी सी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा 1/2 बेस BC हो जाएगा और एल्टीट्यूड AD हो जाएगा। तो ये याद रखना, इसका यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए अभी इसको बताया है कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर में भी होता है, ठीक है। तो बाहर वाला एल्टीट्यूड का बेस कौन सा होगा, तो उस एल्टीट्यूड के अपोजिट में जो साइड लाई करेगा, जो साइड फॉल करेगा, वही साइड बेस होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि थेल्स कैसे अपने थ्योरम को प्रूव किए। तो थेल्स ने एरिया निकाला ट्रायंगल ADE का। उन्होंने क्या किया, फाइंड किया एरिया ट्रायंगल ADE का, ठीक है। तो थेल्स ने एक बार AD साइड को बेस लेकर एरिया फाइंड किया। थेल्स ने एक बार AD साइड को लेकर ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड किया और एक बार AE साइड को बेस लेकर ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड किया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड कर रहे हैं EM एल्टीट्यूड लेकर और AD बेस लेकर। यदि EM को एल्टीट्यूड लेते हैं, एल्टीट्यूड ट्रायंगल ADE में दो एल्टीट्यूड है, EM भी एल्टीट्यूड है और DM भी एल्टीट्यूड है। तो यदि हम EM एल्टीट्यूड को कंसीडर करते हैं तो AD बेस हो जाएगा, यदि DN एल्टीट्यूड को कंसीडर करते हैं तो AE बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, हम EM एल्टीट्यूड को लेकर और AD बेस को लेकर हम ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, DN एल्टीट्यूड को लेकर और AE बेस को लेकर, ठीक है, हम ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करेंगे। तो अभी फिलहाल हम EM एल्टीट्यूड को लेकर एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा 1/2, ठीक है, एल्टीट्यूड EM और बेस कौन सा साइड, AD साइड। तो जिस साइड पर एल्टीट्यूड फॉल करता है वही साइड बेस होता है। तो EM AD पर फॉल कर रहा है, EM एल्टीट्यूड AD साइड पर फॉल कर रहा है, AD साइड पर गिर रहा है, लाई कर रहा है, तो AD साइड बेस होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना 1/2 इंटू EM इंटू AD, ठीक है। अब देखो, जब हम AD साइड को लेकर AD को बेस लेकर एरिया निकाले हैं ट्रायंगल ADE का, तो AD से ठीक सटे में क्या है, DB है। AD से ठीक सटे में क्या है, DB है। तो DB EDB, यह भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल DBE ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DBE का एरिया निकालेंगे। AD बेस को लेकर जब हम एरिया फाइंड किए हैं तो AD साइड के ठीक बगल में कौन सा साइड, DB साइड है ना, DB सेगमेंट। तो अब DBE को लेकर एरिया निकालेंगे, DBE का एरिया निकालेंगे। तो हम निकालते हैं ट्रायंगल, तो अब निकालते हैं ट्रायंगल DBE का एरिया, ट्रायंगल DBE का एरिया। तो ट्रायंगल DBE का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। वर्टेक्स E से बाहर में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो ट्रायंगल DBE का एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर लाई कर रहा है, ट्रायंगल DBE का एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। EM जो है वो ट्रायंगल DBE का ही एल्टीट्यूड है। क्यों एल्टीट्यूड है, क्योंकि ट्रायंगल DBE के किसी एक वर्टेक्स E से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, इसीलिए EM जो है वो ट्रायंगल DBE का भी एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल DBE का एल्टीट्यूड कौन सा साइड, EM,
ट्रायंगल के बाहर में लाई कर रहा है ट्रायंगल DBE का एल्टीट्यूड। तो कौन सा साइड बेस है, कौन सा साइड बेस है? तो EM जो है, EM के अपोजिट में BD को एक्सटेंड करोगे, BD को एक्सटेंड करोगे तो वह EM से मिट कर जा रहा है, EM से मिल जा रहा है, इसीलिए DB बेस हो जाएगा। यदि EM एल्टीट्यूड है तो DB बेस हो जाएगा। DB बेस क्यों होगा? क्योंकि DB को एक्सटेंड करोगे तो वह EM से जाकर मिल जा रहा है, इसलिए DB बेस हो जाएगा। EM के ठीक अपोजिट में ही तो DB है, EM के ठीक उल्टा अपोजिट में ही तो DB है, इसलिए DB बेस होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कितना हो जाएगा? 1/2 एल्टीट्यूड कितना? EM और बेस कितना? DB या BD, जो बोलना है बोलो, जो लिखना है लिखो, दोनों सही हैं, DB या BD। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। थेल्स ने क्या कहा? थेल्स ने अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल का रेशियो फाइंड कर दिया। तो उन्होंने क्या फाइंड किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, ठीक है, तो लेफ्ट वाला का रेशियो हो गया, लेफ्ट वाले का रेशियो किए तो राइट वाला ये रेशियो में आ जाएगा, तो इतना अपॉन इतना हो जाएगा, तो 1 इंटू EM इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू EM इंटू DB। 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, EM और EM एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या मिला? थेल्स को मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कितने के बराबर? AD बटा में DB के बराबर। ठीक है, AD बटा में DB के बराबर। इसके बाद थेल्स ने ट्रायंगल ADE का एरिया फिर से फाइंड किया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन इस बार DN को एल्टीट्यूड लिया। इस बार क्या किया उन्होंने? DN को एल्टीट्यूड लिया। तो यदि DN को एल्टीट्यूड लेते हैं तो बेस AE हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड के अपोजिट में जो साइड होता है वही बेस होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जब DN को एल्टीट्यूड लेकर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया 1/2 इंटू एल्टीट्यूड DN और बेस कितना? AE, बेस कितना? AE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना मिला? 1/2 इंटू DN इंटू AE मिला। ठीक है, तो AE बेस, इस बार AE बेस है, AE बेस है, तो AE बेस के ठीक सटे में कौन सा साइड? EC साइड, EC साइड। तो EC साइड भी तो ट्रायंगल बना रहा है ना, ECD बना रहा है, ECD। तब उन्होंने ट्रायंगल ECD का एरिया फाइंड किया। ठीक है, तो AE साइड के ठीक बगल में, ठीक एडजेसेंट में, ठीक पड़ोसी भाई EC है, तो EC भी एक ट्रायंगल बना रहा है, ECD। तो अब उन्होंने ट्रायंगल ECD का एरिया फाइंड किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD क्या हो जाएगा? 1/2। इस ट्रायंगल ECD का जो एल्टीट्यूड है वो अभी बाहर में फॉल कर रहा है। ट्रायंगल ECD का एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल के बाहर में फॉल कर रहा है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ECD का एक वर्टेक्स D है और इस वर्टेक्स D से ही तो एल्टीट्यूड DN ड्रॉ किया गया है। तो DN जो है वो ट्रायंगल ECD का भी एल्टीट्यूड है। ठीक है, ट्रायंगल ECD का भी एल्टीट्यूड है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD कितना हो जाएगा 1/2, एल्टीट्यूड कितना DN, और बेस कितना EC, बेस EC। अब उन्होंने इन दोनों ट्रायंगल का भी रेशियो फाइंड कर दिया, किसने, थेल्स ने, ठीक है। तो जब उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फाइंड किया, तो 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, DN एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा AE अपॉन EC। तो क्या मिला उनको, थेल्स को मिला AE बटा में EC, थेल्स को मिला AE बटा में EC, ठीक है। तो यहाँ पे थेल्स को क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके बराबर, AD अपॉन DB के बराबर। इसके बाद थेल्स को क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD किसके बराबर, AE अपॉन EC के बराबर। अब ध्यान से देखो, यदि हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो अब कंपेयर करके देखो, दोनों का LHS के वैल्यू को कंपेयर करके देखो। LHS में यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। अब सेकंड में भी देखो, LHS को देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर में ट्रायंगल ADE का एरिया है, डिनोमिनेटर में दूसरे ट्रायंगल का एरिया है। यहाँ पे ट्रायंगल DBE का एरिया है, यहाँ पे ट्रायंगल ECD का एरिया है ना। लेकिन ट्रायंगल DBE का एरिया ट्रायंगल ECD के एरिया के बराबर है, ठीक है। ट्रायंगल DBE का एरिया ट्रायंगल ECD के एरिया के बराबर है। क्यों बराबर है, क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे, यदि कोई दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है और दोनों सेम बेस पर लाई करते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होता है, ठीक है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ऐसा थ्योरम क्लास 9 में पढ़े थे, याद है ना, ठीक है। क्या पढ़े थे कि यदि मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा ना वो आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, मेरे पास ट्रायंगल है DBE और दूसरा ट्रायंगल है ECD, है ना। ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं। कौन सा बेस है, DE बेस है। DE बेस पर दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD दोनों DE बेस पर लाई कर रहे हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, तो DE और BC क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है, थेल्स ने कहा है, ठीक है, कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD सेम बेस DE पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में लाई करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD का एरिया आपस में बराबर होगा बराबर, ठीक है। तो हम इधर इरेज करते हैं, मिटाते हैं, इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल गया है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में LHS का वैल्यू जो है वह दोनों बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट में LHS इतना है और इक्वेशन सेकंड में LHS इतना है, तो LHS आपस में बराबर हैं क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू दोनों में आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। और अभी हमको मिल भी गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के बराबर है।
क्यों बराबर है तो उसको लिख देंगे, लिखना जरूरी है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel line are equal in area, are equal in area। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो है वह एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के बराबर होगा, ठीक है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों एरिया आपस में बराबर हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है, न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है और इक्वेशन सेकेंड का जो LHS है वो आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपस में बराबर है। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है, क्योंकि LHS तो अब बराबर हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से AD/DB का जो रेशियो है AE/EC के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, AE/EC। यही तो थेल्स का कहना था, थेल्स का क्या कहना था, ठीक है, थेल्स का यही कहना था कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अलोंग यदि पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, DE जो है वो BC के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है, तो अदर टू साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आ गया, प्रूफ भी करना था AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। यही क्या है, थेल्स थ्योरम था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो थेल्स ने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया, ठीक है, थेल्स ने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ किया। जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ किया तब से उनका स्टेटमेंट जो है वह थ्योरम बन गया, वह थ्योरम बन गया। तो अब यह थ्योरम बन चुका है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट जो प्रूफ हो चुका है तो थ्योरम बन गया। तो थ्योरम आप लोग को याद रखना है, प्रूविंग भी याद रखना है, 10 बार आया है एग्जाम में, ठीक है। फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि प्रूव थेल्स थ्योरम, आप थेल्स थ्योरम को प्रूव कीजिए, या दूसरे नाम से आएगा कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कब भी दिखेगा तो समझ जाना एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। तो अब देखो थेल्स थ्योरम क्या हुआ, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। इसी को और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट में मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मेन हमको क्या मिला, मेन हमको मिला AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो यही है थेल्स थ्योरम, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। लेकिन अब सोचो यदि मेरे पास AD/DB इधर भी हम 1 ऐड कर दें और इधर भी 1 ऐड कर दें, AE/EC की तरफ भी 1 ऐड कर दें, तो अभी भी ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करो, LCM लो, तो LCM लोगे तो DB LCM हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, AD प्लस में DB मिलेगा। इधर भी LCM लोगे तो EC LCM हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, AE प्लस में EC मिलेगा,
अब ध्यान से देखो, AD और DB दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, AD और DB को ऐड करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा, इतना को इतना में ऐड करोगे तो इतना मिल जाएगा, AB मिलेगा, AE में इसी को ऐड करोगे तो इतना मिलेगा, AC मिलेगा। तो हमको इधर क्या मिला है AB और डिनोमिनेटर में DB, और इधर क्या मिला AC, इधर क्या मिला EC। तो ये भी थेल्स थ्योरम ही है। तो याद रखना, थेल्स थ्योरम में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, ठीक है। ये तो हमने प्रूव किया। इसके बाद इतना अपॉन इतना टोटल अपॉन इतना इज इक्वल टू टोटल अपॉन इतना, ये आपस में बराबर होता है। सॉरी, इतना AB अपॉन DB टोटल अपॉन नीचे वाला बराबर होगा टोटल अपॉन नीचे वाला से, ठीक है। तो AC अपॉन EC के बराबर होगा। तो थेल्स थ्योरम में यह भी होगा। ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम में ही हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए तो हमको ये मिल गया, ठीक है। तो ये भी थेल्स थ्योरम का ही पार्ट मिला। इसके बाद सोचो, इसके बाद हम इसका और इसका रेशियो निकाल देंगे तो एक चीज़ और हमको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे लेफ्ट में क्या मिला है, AD अपॉन DB, और इधर लेफ्ट में क्या मिला है, AB अपॉन DB। दोनों में लेफ्ट का जो है वैल्यू उसका रेशियो फाइंड किए, और दोनों में राइट के रेशियो, राइट में जो वैल्यू है उसका भी रेशियो फाइंड करते हैं, अब भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या AE अपॉन EC, और यहाँ पे क्या AC अपॉन EC, ठीक है। तो ये DB और ये DB एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये EC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। होता है ना A अपॉन B C अपॉन D। तो ये B यहाँ जाएगा, ये D ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये DB नीचे आएगा, ये DB ऊपर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये EC नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और ये EC ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो EC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो यह भी क्या है, थेल्स थ्योरम है, ठीक है। कहाँ से आया, यहीं से तो मिला, इसलिए तीनों याद रखना है आप लोग को। याद रखना, शुरू में इतना पार्ट बटा में इतना पार्ट इक्वल टू इतना पार्ट बटा में इतना पार्ट, याद हो गया होगा। नहीं, पहले ऊपर से चलेंगे, ऊपर से आधा फिर नीचे से आधा का रेशियो, फिर ऊपर से आधा फिर नीचे के आधा का रेशियो बराबर होगा। फिर ऊपर से पूरा तो नीचे वाला आधा, यदि ऊपर से पूरा तो नीचे वाला आधा का रेशियो, ऊपर से पूरा तो नीचे वाला आधा का रेशियो बराबर होगा। अब ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, AD अपॉन DB का AB अपॉन AD ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, ठीक है। ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, तो आधा कितना है AD, पूरा कितना है AB। तो AD अपॉन AB का जो रेशियो है ऊपर से आधा और नीचे से पूरा, AE अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। तो ये तीनों याद रखना है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो तीनों यूज हो सकता है, ठीक है। या तो हम इसको अप्लाई कर लें, या तो इसको अप्लाई कर लें, या तो इसको अप्लाई कर लें, तीनों में से किसी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह भी थेल्स थ्योरम है, क्योंकि मेन थेल्स थ्योरम यह है। तो इसमें हम 1 को ऐड किए हैं तब ये मिला है हमको, क्योंकि इसमें 1 को ऐड किए हैं तब ये मिला है, तो यह भी थेल्स थ्योरम के कैटेगरी में आ जाता है। और चूँकि थेल्स थ्योरम जो भी है मेरे पास उसका रेशियो करके हम इसको फाइंड किए हैं, तो यह भी थेल्स थ्योरम कहा जाता है। तो मेन थेल्स थ्योरम यही है,
इसी से हम इन दोनों को फाइंड किए हैं, इसी से हम इन दोनों को फाइंड किए हैं। तो प्राइमरी ये है और ये दोनों सेकेंडरी है। लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे ना तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, या तो ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज कर लें, या तो ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ कर लें, या तो ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज कर लें। तीनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको तीनों का वैल्यू, तीनों का रेशियो याद रखना है कि कौन कौन से साइड का रेशियो किसकी साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो बता दिए हैं। ऊपर से आधा तो नीचे से आधा का रेशियो, ऊपर से आधा तो नीचे से आधा का रेशियो। ठीक है, इसके बाद ऊपर से पूरा तो नीचे से आधा, ऊपर से पूरा तो नीचे से आधा, ऊपर से पूरा तो नीचे से आधा, ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, नहीं ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा, ऊपर से आधा तो नीचे से पूरा का रेशियो बराबर होगा। याद हो भी गया होगा। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम भी आप लोग को याद रखना है, प्रूविंग भी याद रखना है। फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछेगा डायरेक्टली पूछेगा कि आप थेल्स थ्योरम को प्रूव कीजिए। ठीक है, तो प्रूव करना पड़ेगा, 10 बार एग्जाम में आया हुआ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो करेंगे ही ताकि आप लोग का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो धन्यवाद।